डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। आज का हमारा लेक्चर है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट पे। कॉमन इंटेंशन को सेक्शन 34 और कॉमन ऑब्जेक्ट को सेक्शन 149 डील कर रहा है। तो मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको डेफिनेशंस मुकम्मल तौर पे पढ़ा दी थी, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। उसमें से एक डेफिनेशन सेक्शन 34 पे मड़ी रह गई थी, जिसको मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनता है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन 34 क्या कहता है और सेक्शन 149 क्या कहता है। पहले हम इसको ऐसा करते हैं कि 1 बाय 1 दोनों सेक्शंस को पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको जब एज अ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपने किस तरह से इसको लिखना है। सेक्शन 34 है पाकिस्तान पिनल कोड का। सेक्शन 34 says that acts done by several persons in furtherance of common intention। अब कहते हैं कि when a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manners as if it were done by him alone। common intention का मतलब क्या है? सेक्शन 34 क्या कहता है कि कोई भी एक ऐसा एक्ट जो डन किया गया है बाय सेवरल पर्सनस, जो एक से ज़्यादा लोगों ने जिसको डन किया है और किस तरह से उन्होंने डन किया इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, यानी कि उन्होंने मुश्तरका नीयत के साथ कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको हम कहेंगे कि वो उन्होंने जो है कॉमन इंटेंशन के साथ अपना जो है वो एक्ट कमिट किया है। अब कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है? कॉमन इंटेंशन का मतलब ये है कि प्री प्लान अरेंज्ड, यानी कि कोई भी एक ऐसा प्लान कि जिसको पहले से ही अरेंज कर लिया गया है, तो उसको हम कहेंगे कि वो कॉमन इंटेंशन के साथ कोई जो है एक्ट कमिट किया है। अब जब भी कोई सेक्शन पढ़ना है तो आपने उस सेक्शंस के जो है असेंशियल्स उनके ऊपर फोकस करना है। अब अगर आपका सवाल पूछा जाता है कि बताएं जी कॉमन इंटेंशन क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस बताएं क्या है, तो आपका अटेम्प्ट करने का तरीकाकार ये होगा कि आप पहले सेक्शन 34 के एसेंशियल्स लिखेंगे। अगर किसी बच्चे को सेक्शन का ओवरऑल जो है वो कंसेप्ट याद है तो वो क्रक्स लिख सकता है सेक्शन का, और क्रक्स लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि आप इसके एसेंशियल्स लिखेंगे। जब भी आपने किसी सेक्शन के एसेंशियल्स लिखने हैं तो आपने सेक्शन को तोड़ मरोड़ के उसी के अंदर से उसके सेक्शंस एसेंशियल्स निकाल लेते हैं। जैसा कि सेक्शन 34 में कहता है कि व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस, तो इसका पहला एसेंशियल सेक्शन 34 का क्या होगा कि अ क्रिमिनल एक्ट के टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉमन इंटेंशन इट इज़ वेरी नेसेसरी अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय अ पर्सन, यानी कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट मस्टली डन किया जाना चाहिए। ये पहला इसका एसेंशियल होगा। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा कि क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन बाय सेवरल पर्सन, यानी कि पहला हमारा इसका एसेंशियल आ जाएगा क्रिमिनल एक्ट, दूसरा आ जाएगा डन बाय सेवरल पर्सन। तो यानी कि उसमें जो है वो एक्ट जो है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो है वो डन किया जाए। फिर इसका तीसरा जो एसेंशियल है इसका आ जाएगा कि क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन बाय सेवरल पर्सन्स इन दी फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, यानी कि पहला आपका एसेंशियल क्या हो गया क्रिमिनल एक्ट, सेकंड एसेंशियल हो जाएगा बाय सेवरल पर्सन, थर्ड एसेंशियल हो जाएगा इन दी फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, यानी कि वो जो क्रिमिनल एक्ट डन किया जाएगा वो जो सेवरल पर्सन्स हैं उसमें उनकी कॉमन इंटेंशन के साथ, उनकी मुश्तरका नीयत के साथ वो ऑफेंस कमिट किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे सेक्शन 34 के जो लवाजमात हैं वो पूरे होंगे। तो इसके साथ इसको इस आगे चलने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइबिलिटी दो तरह की हैं, इसको भी आपने नोट कर लेना है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बेयर एक्ट आपने सामने रख के तो फिर आपने मेरा लेक्चर लेना है। तो इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपके पास पेंसिल हो, नोटबुक हो। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो सेक्शन 34 और सेक्शन 149 पे बन रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने सेक्शन 34 के साथ छोटा सा आपने 149 भी सेक्शन लिख लेना है, ताकि जब भी आप सेक्शन 34 पढ़ें या सेक्शन 149 पढ़ें तो आपको पता हो कि आपने किस सेक्शन को किसके साथ मिला के पढ़ना है। तो इसी तरह आप सेक्शन 34 के साथ सेक्शन 149 लिख लें। तो फिर हम इसको 149 का फर्दर देख लेते हैं कि ये क्या है। तो इसके
अब आप सेक्शन 149 खोलें। सेक्शन 149 बेसिकली हमारा डील कर रहा है कॉमन ऑब्जेक्ट को। अब हमने सेक्शन 34 पढ़ा, यानी कि वो सेक्शन कॉमन इंटेंशन को डील कर रहा है, सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट को। लेकिन जब इन सेक्शन का आगाज़ होता है तो ये कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के ऊपर इसकी बेसिक हेडिंग नहीं लिखी होती, लेकिन यह है कि ये सारे के सारे इसमें कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट ही जाएगा इन दोनों सेक्शन में। अब सेक्शन 149 कहते हैं कि एवरी मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके अगर हम सेक्शन 149 की हेडिंग ही हम पढ़े तो इसमें एवरी मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली, इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया अनलॉफुल असेंबली। तो हमें सबसे पहले इस सेक्शन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अनलॉफुल असेंबली का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब क्या है। अब अनलॉफुल असेंबली को समझने के लिए आपको एक और सेक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, वो सेक्शन है 141। सेक्शन 141 में अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन किया गया है। इन चीज़ों से आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि हम पहले सेक्शन 34 पढ़ा, फिर 149 पे आए, उसके बाद हम सेक्शन 141 पे आए। ये चूँकि जब हम लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो बेसिकली हम देखेंगे कि हमने पढ़ना इनको इसी तरह से है कि एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ मिला के पढ़ना है। तो इन चीज़ों को आपने अभी से अपनी एक आदत बना लेनी है कि हमने इनको किस तरह से पढ़ना है और किसके साथ मिला के पढ़ना है। अब हम सेक्शन 149 को कंप्लीट करने से पहले हम सेक्शन 141 पे आ जाते हैं। 141 हमारा जो है वो सेक्शन है अनलॉफुल असेंबली का। अनलॉफुल असेंबली से अब क्या मुराद है, कहते हैं कि एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स इज डेजिग्नेटेड एन अनलॉफुल असेंबली इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन्स कंपोजिंग दैट असेंबली इज। कहते हैं कि कोई भी एक ऐसी असेंबली जो 5 या 5 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल हो तो उसका जो है कॉमन ऑब्जेक्ट वो नीचे जो अब हम 1 बाय 1 पढ़ने लगे हैं उसका ये हो तो वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। यानी कि अनलॉफुल असेंबली से मुराद क्या है कि ऐसी कोई भी असेंबली जो 5 या 5 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल हो और उन मेंबर्स का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या हो, ये जो हम इन फॉलोइंग डिस्कस करने लगे हैं। जो पहला ऑब्जेक्ट है अनलॉफुल असेंबली का वो क्या हो कि टू ओवररेव बाय क्रिमिनल फोर्स और show of criminal force the federal or any provincial government or legislator or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant or, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट क्या होगा अनलॉफुल असेंबली का। अनलॉफुल असेंबली यानी कि ऐसी असेंबली जो 5 या 5 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है कि वो ओवररेव करे बाय क्रिमिनल फोर्स। ओवररेव का मतलब होता है खौफजदा करे, खौफजदा करे बाय क्रिमिनल फोर्स या फिर वो शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स करे। तो जो किसी भी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो कोई बंदा है उसको डराए धमकाए या उसको उसके जो काम करने का उसको लॉ ने पावर दी है वो काम करने से उसको मना करे तो वो बंदा क्या कहलाएगा, वो असेंबली जो है वो अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। यानी कि पहला इसका क्या एसेंशियल आ जाएगा कि 5 या 5 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल असेंबली जो ओवररेव करे बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स करे और किसी भी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो बंदा जिसको लॉ ने अथॉरिटी दी है, पावर दी है कोई काम करने की उससे मना करे तो वो बंदा वो असेंबली क्या कहलाएगी, अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। इसके साथ ही इसका सेकंड एसेंशियल है अनलॉफुल असेंबली का कि टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस, यानी कि ऊपर आपने क्या करना है कि ऊपर जो एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन उसको मिला के आपने अब सेकंड क्लास के साथ पढ़ना है कि 5 या 5 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल असेंबली जो है वो क्या करे, रेसिस्ट करे, यानी कि मज़ाहमत पैदा करे किस चीज़ में, इन दी एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, किसी लॉ के एग्जीक्यूशन में कोई मज़ाहमत पैदा करे या फिर वो क्या करे कि किसी भी लीगल प्रोसेस में वो मुदाखलत करे, उसमें मज़ाहमत पैदा करे तो वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। थर्ड नंबर पे है टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंसेस, यानी कि टू कमिट एनी मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब है नुकसान पहुंचाए या फिर वो क्रिमिनल ट्रेसपास करे या फिर अदर ऑफेंसेस या कोई भी वो ऑफेंस कमिट करे। यानी कि क्रिमिनल मिसचीफ का मतलब यह है कि किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब ये है कि किसी की प्रॉपर्टी पर उसकी इजाज़त के बगैर दाखिल होना या फिर कोई भी और ऑफेंस कमिट करे वो असेंबली तो वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी।
फोर्थ नंबर पे है कि बाय मीन्स ऑफ अ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of the right of way or of the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment or to enforce any right or supposed right। कहते हैं कि कोई भी असम्बली जो 5 या 5 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल हो, वो क्या करे कि वो क्रिमिनल फोर्स के ज़रिए या फिर वो क्रिमिनल फोर्स शो करके किसी बंदे से प्रॉपर्टी जो है वो obtain कर ले, प्रॉपर्टी की पोसेशन obtain कर ले, या किसी को महरूम कर दे, या कोई भी किसी को नुकसान पहुंचाए, तो वो असम्बली भी अनलॉफुल असम्बली में फाल करेगी। फिफ्थ नंबर पे है कि बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू what he is not legally bound to do or to omit to do what he is legally entitled to do। फिफ्थ इसका एसेंशियल नाफुल असम्बली का क्या है कि कोई जो नाफुल असम्बली है जो 5 या 5 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है असम्बली, वो क्या करे कि वो बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स या फिर क्रिमिनल फोर्स शो करके तो किसी बंदे को कोई ऐसा काम करने के लिए कंपेल करे, मजबूर करे कि जो काम करने की ला इजाज़त नहीं देता, या फिर वो क्या करे कि किसी बंदे को कोई ऐसा काम करने से मना करे जिसको करने का ला ने उसको अख्तियार दिया हुआ है। अब हमने अनलॉफुल असम्बली देख ली कि अनलॉफुल असम्बली का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसका व्हाट इज़ अनलॉफुल असम्बली एंड डिस्कस इट्स एसेंशियल्स। तो आप इसका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि अनलॉफुल असम्बली क्या है, ऐसी असम्बली जो 5 या 5 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल हो, और उस असम्बली का ये जो नीचे हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं एसेंशियल्स, ये उसका कॉमन ऑब्जेक्ट हो तो वो असम्बली अनलॉफुल असम्बली कहलाएगी। उसमें से हमने पहला जो उसका एसेंशियल है वो हमने ये डिस्कस किया कि वो क्या करे कि अनलॉफुल असम्बली जो असम्बली है 5 या 5 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल, वो ओवररेट करे या क्रिमिनल फोर्स के ज़रिए किसी गवर्नमेंट यानी कि फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी बंदे को जो है कोई उसके लिए रुकावट का सबब पैदा बने, तो वो असम्बली अनलॉफुल असम्बली होगी। फिर दूसरा हमने देखा कि जो कोई किसी कानून की एग्जीक्यूशन में रेजिस्ट करे, उसमें मज़ाहमत करे, तो वो भी अनलॉफुल असम्बली में होगी। तीसरा हमने देखा कि जो कोई कमिट करे यानी मिसचीफ या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास करे या फिर कोई और ऑफेंस कमिट करे असम्बली, तो वो भी अनलॉफुल असम्बली में होगी। फोर्थ नंबर पे हमने देखा कि जो कोई बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स करे या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स करके तो क्या करे, किसी बंदे को महरूम करे उसकी इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से, पोसेशन से, तो वो असम्बली भी अनलॉफुल असम्बली कहलाएगी। और जो इसका फाइनल असेंशियल था, जो लास्ट इसका असेंशियल है, फिफ्थ असेंशियल, वो ये था कि जो कोई असम्बली है 5 या 5 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल, वो क्या करे कि बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स या फिर और द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, वो ये करे कि किसी बंदे को कोई ऐसा काम करने के लिए कंपेल करे जिसको करने का वो कोई अख्तियार नहीं रखता, या फिर कोई ऐसा काम करने से मना करे जिसको कानून ने करने की इजाज़त दी हो, तो ये जो असम्बली होगी हमारी अनलॉफुल असम्बली कहलाएगी। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम अनलॉफुल असम्बली को डिटेल से पढ़ने के बाद हम दोबारा से अपने सेक्शन 149 पे आ जाते हैं, जिसमें हम कॉमन ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। अब सेक्शन 149 पे आए तो आपने अब ऐसे करना है कि सेक्शन 149 के साथ सेक्शन 34 को राइट कर लेना है, ताकि आपको पता हो किसके साथ हमने सेक्शन 34 को पढ़ना है। तो सेक्शन 149 सेज दैट एवरी मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असम्बली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असम्बली का जो गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, जो कॉमन ऑब्जेक्ट की पैरवी करते हुए कोई ऑफेंस कमिट कर दे, तो वो हमारा किस में आएगा, कॉमन ऑब्जेक्ट में आएगा। अब कहते हैं कि इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर्स ऑफ एन लॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली और सच एज द मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी committed in prosecution of that object, every person who at the time of committing of that offense is a member of that assembly or the same assembly is guilty of that offense। सेक्शन 149 अब ये कहता है कि कोई भी ऐसा मेंबर जो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर हो, जो हमने सेक्शन 141 में डिटेल में देखा कि क्या अनलॉफुल असेंबली क्या है, उस अनलॉफुल असेंबली का कोई भी मेंबर जो क्या करे कि कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट करे इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट में,
तो वो जो है वो उसके लिए लायबल होगा उस ऑफेंस के लिए। तो ये था हमारा सेक्शन 34 और सेक्शन 149, और उसके साथ हमने सेक्शन 141 को पढ़ा। तो अब हम इसके साथ ही देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमें आ जाता है तो हम इसको किस तरह से जो है इसको एज अ क्वेश्चन करेंगे इसको। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने इसका इंट्रोडक्शन लिख लेना है सेक्शन 34 और 149 में, जो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के मुतालिक आपने पढ़ा होगा। और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसकी रेलिवेंट प्रोविजन लिख लेनी है। रेलिवेंट प्रोविजन में आप सेक्शन 34 लिखेंगे, आप सेक्शन 34 लिख के तो लिख लेंगे कि इट इज़ रिलेटेड टू कॉमन इंटेंशन। फिर उसके बाद आप सेक्शन 141 लिखेंगे कि इट इज़ रिलेटेड टू अनलॉफुल असेंबली। फिर उसके बाद आप सेक्शन लिखेंगे 149, इट इज़ रिलेटेड टू कॉमन ऑब्जेक्ट। फिर आप क्या करेंगे कि उसके बाद आपने आ जाना है कॉमन इंटेंशन पे। आप लिख लेंगे, तीसरे नंबर पे आप अपनी हेडिंग देंगे कि आपकी जो कॉमन इंटेंशन है अंडर सेक्शन 34। मैं आपको थोड़ी सी नोट भी करवा देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी आ जाए। तो आपने क्या करना है कि पहली हेडिंग जो होगी आपकी वो इंट्रोडक्शन की आ जाएगी, और दूसरी हेडिंग आपने लिख लेनी है इसकी रेलिवेंट प्रोविजन की। तो रेलिवेंट प्रोविजन में आपका आ जाएगा सेक्शन आ जाएगा, इसमें 34 आ जाएगा, 141 आ जाएगा और 149 आ जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन हेडिंग नंबर 3 आ जाएगी आपकी कि आपने लिख लेना है कि कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन आप लिख लोगे 34। और उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपके जहन में है इसका क्रक्स, तो आपने अपने अल्फाज में क्रक्स लिख लेना है सेक्शन 34 का। आप लिख लोगे क्रक्स ऑफ सेक्शन 34। और उसके बाद नंबर 2 पे आपने क्या कर लेना है, आपने असेंशियल ऑफ सेक्शन 34 लिख लेने हैं। असेंशियल ऑफ सेक्शन 34, या फिर आपने अगर सेक्शन 34 नहीं लिखना आप लिख सकते हैं कि एसेंशियल्स ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो ये आपके एसेंशियल्स, पहला एसेंशियल आपके इसका आ जाएगा कि क्रिमिनल एक्ट। दूसरा आपका एसेंशियल आ जाएगा बाय सेवरल पर्सन। तीसरा आपका एसेंशियल आ जाएगा इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अच्छा बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपने किस तरह से करना है। अगर आपसे वो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट पे पूछ लेता है, आप पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद आपने इसकी रेलिवेंट प्रोविजन लिखनी है। फिर तीसरे नंबर पे आपने क्या कर लेना है कि कॉमन इंटेंशन क्या है। कॉमन इंटेंशन आपने क्रक्स ऑफ कॉमन इंटेंशन लिख लेना है। और इसके अलावा इससे पहले भी नंबर 1 पे अगर आप कर लें तो मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन भी आप लिख सकते हैं। ये हम इसका सेकेंड नंबर पे कर लेते हैं और एसेंशियल हम थर्ड नंबर पे कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन क्या है। तीसरे नंबर पे आप क्या कर लोगे कि आप मीनिंग ऑफ इसकी जो हेडिंग है कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34, उसमें पहले आप लिख लेंगे कि मीनिंग ऑफ क्या है कॉमन इंटेंशन के। फिर दूसरे नंबर पे आप कर लोगे कि इसका क्रक्स ऑफ सेक्शन 34 क्या है। तीसरे नंबर पे आप कर लोगे कि ये जो है इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं। एसेंशियल में पहला एसेंशियल हमारा आ गया कि क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन बाय सेवरल पर्सन हो। फिर क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन बाय सेवरल पर्सन इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन हो। तो यही आपने इनको अपने अल्फाज में डिस्कस कर लेना है। उसके बाद हम आ जाएंगे कि जो हमारा सेक्शन है इसका 149 कॉमन ऑब्जेक्ट पे है हमारा।
इसमें आप देख लेंगे कि यहाँ से हमने देखा कि फर्स्ट नंबर पे इंट्रोडक्शन, सेकंड पे रेलेवेंट प्रोविजन, थर्ड पे कॉमन इंटेंशन, फोर्थ नंबर पे आपने हेडिंग लिख लेनी है कॉमन ऑब्जेक्ट की। कॉमन ऑब्जेक्ट लिख लेंगे आप। कॉमन ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा अंडर सेक्शन 149 और इसका आपने लिख लेना है। पहले आप इसकी मीनिंग लिख सकते हो, मीनिंग ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। और दूसरे नंबर पे आप लोग क्रक्स ऑफ सेक्शन 149 लिख सकते हैं, 149। और थर्ड नंबर पे आप इसका जो है वो असेंशियल लिख सकते हैं। और आपका पहला असेंशियल क्या आ जाएगा कि इसका पहला असेंशियल आप लिखेंगे कि मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, मेंबर ऑफ, या आप ये इस तरह से ना लिखे तो आप लिख लें कि एक्ट मस्ट बी डन दूसरा आप लिख लेंगे बाय मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। और तीसरे नंबर पे आप लिख लेंगे एक्ट मस्ट बी डन बाय मेंबर ऑफ लॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से कॉमन ऑब्जेक्ट का लिखने के बाद आप इसकी 5 नंबर पे कर लेंगे इसकी हेडिंग डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन 34 सेक्शन 34 एंड 149। तो वन बाय वन आपके जो बनेंगे आप वो कर लेंगे इसके। और एंड पे 6 नंबर पे आप इसका लिख लेंगे कंक्लूजन। अब बच्चों अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो आप बेशक इस लेक्चर को ज़रा रोक के तो आप इसको इसकी हेडिंग्स वगैरह नोट कर सकते हैं। इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। तो आपने क्या करना है कि ये एक एक चीज़ है जो हमने इन सेक्शंस के तहत देखी, सेक्शन 34 और 149 के तहत। अब जब हमने देख लिया कि वो क्वेश्चन को जिस मर्जी शेप में पूछ ले, चाहे वो पूछ ले कि डिफरेंस बताएं सेक्शन 34 और 149 में, या वो पूछ ले कि डिफरेंस बताएं आप सेक्शन कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में, या फिर वो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का इसका यही तरीका होगा कि आपने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिख लेना है, फिर आपके उसके बाद इसके रेलिवेंट प्रोविजन लिख लोगे। रेलिवेंट प्रोविजन में आपका सेक्शन 34, सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली को डील कर रहा है, सेक्शन 149 आपका कॉमन ऑब्जेक्ट को डील कर रहा है। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे इसके तीसरे नंबर पे आप हेडिंग लिख लेंगे कि कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34। फिर जितना भी मटेरियल आपके पास कॉमन इंटेंशन से मुतालिक होगा आपने अपने थर्ड नंबर वाली हेडिंग के अंदर वो सारा का सारा पुट कर देना है। अब आपने क्या करना है कि जब आप मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन लिखेंगे तो आप लिख लेंगे कि प्री अरेंज्ड प्लान, प्री प्लान अरेंज्ड जो है ये हमारा कॉमन इंटेंशन कहलाएगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आप इसका लिख लोगे क्रक्स ऑफ कॉमन इंटेंशन, वो जो भी आपको समझ आई होगी सेक्शन 34 की वो आपने अपने अल्फाज में लिख लेना है। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 34 पे। तो उसका पहला एसेंशियल्स आप लिख लेंगे कि क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। फिर दूसरा आप लिख लेंगे कि मस्ट बी डन बाय सेवरल पर्सन हो। तीसरा आप लिख लेंगे कि इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन हो। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप इसके आ जाएंगे नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर, हेडिंग नंबर 4 के ऊपर। तो उसमें आप लिख लेंगे कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है। कॉमन ऑब्जेक्ट अंडर सेक्शन 149 लिख लेंगे आप। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि जो सबसे पहले आप मीनिंग ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दूसरे नंबर पे आप करेंगे कि आप क्रक्स ऑफ सेक्शन 149 लिखेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप क्रक्स ऑफ सेक्शन 149 लिखने के बाद
आप आ जाएंगे इसके एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 149 के ऊपर। तो पहला एसेंशियल आपका होगा कि एनी एक्ट मस्ट बी डन, सेकंड होगा बाय द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, थर्ड होगा आपका इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट होगा। तो इसी तरह जब आप लिखेंगे ये वाली इसकी सेकंड नंबर वाली हेडिंग लिखेंगे कि इन बाय मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली जो एसेंशियल की है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो सेक्शन 141 पढ़ा कि अनलॉफुल असेंबली क्या है। अनलॉफुल असेंबली ऐसी असेंबली है कि जो 5 या 5 और मोर पर्सन पर मुश्तमिल हो। तो वो ये वाले अपने जो हैं इन फॉलोइंग जो एक्ट्स हैं कमिट करे तो वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। तो फिर वो भी आप इसके अंदर अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप आ जाएंगे इसके एसेंशियल को डिस्कस करने के बाद 1 बाय 1 आप आ जाएंगे कि डिफरेंस ऑफ सेक्शन 34 और 149 पे, या आप लिख लेंगे कि डिफरेंस बिटवीन सेक्शन डिफरेंस बिटवीन कॉमन टेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट पे। तो आपने क्या करना है कि आप जब भी किसी चीज़ का डिफरेंस लिखेंगे तो सबसे पहले आपने अपना डिफरेंस लिख लेना है एज टू रेलिवेंट प्रोविजन। एज टू रेलिवेंट प्रोविजन। अगर उन्होंने पूछा हुआ सवाल कि डिफरेंस बताएं कॉमन टेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में, तो आप लिख लेंगे एज टू रेलिवेंट प्रोविजन। फिर नीचे आप हेडिंग दे लेंगे कि सेक्शन 34 जो है वो इज़ रिलेटेड टू कॉमन टेंशन एंड सेक्शन 149 इज़ रिलेटेड टू कॉमन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप दूसरे नंबर पे लिख लेंगे कि एज टू नंबर ऑफ पर्सन, एज टू नंबर ऑफ पर्सन। अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना हो तो हम जब सेक्शन 34 पढ़ रहे थे तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट इज़ डन बाय सेवरल पर्सन। तो आप लिख सकते हैं कि सेक्शन 34 में यानी कि कॉमन टेंशन में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो सेवरल पर्सन होंगे। और जब हम कॉमन ऑब्जेक्ट 149 के तहत डिस्कस कर रहे थे तब हमने पढ़ा कि वो जो है कोई भी एक्ट जो डन बाय बाय द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली हो। अनलॉफुल असेंबली में हमने मेंबर्स की तादाद पढ़ी कि वो हमारी 5 या 5 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल हो। तो जब वो 5 या 5 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल हमने पढ़ी तो इसका मतलब ये है कि कॉमन इंटेंशन में आप लोग नंबर ऑफ पर्सन सेवरल पर्सन, यानी कि मिनिमम जो नंबर ऑफ पर्सन है वो हमारा 1 और मैक्सिमम जो है वो जितने भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने कॉमन ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा, उसमें जो हमारे नंबर ऑफ पर्सनस हैं वो आपने लिख लेने हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सनस हमारे 5 हों और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जितने भी मर्जी हो सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसमें एज टू प्री प्लान लिख सकते हैं कि कॉमन टेंशन में जो है वो प्री प्लान मस्ट है, कॉमन ऑब्जेक्ट में प्री प्लान मस्ट होना ज़रूरी नहीं है। फिर आप लिख लेंगे कि इसकी 3 हेडिंग्स ये हो जाएंगी। पहली हो जाएगी आपकी एज टू रेलेवेंट प्रोविजन, सेकंड नंबर पे आपकी आ गई कि एज टू नंबर ऑफ पर्सन, थर्ड नंबर पे आप लिख लेंगे एज टू प्री प्लान और फोर्थ नंबर पे आप लिख सकते हैं कि एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सन। यानी कि जब हम कॉमन इंटेंशन की बात करेंगे तो उसमें तमाम जो अफराद हैं जब वो एक प्लान अरेंज कर रहे होते हैं तब उनका वहाँ पे उस प्लान के अंदर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा जो है जब आप कर रहे होंगे उसका कॉमन ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे होंगे तो तब आपका जो है वो वहाँ पे जब हम प्लान अरेंज कर रहे होंगे तब वहाँ पे होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप यानी कि जब एक निकले होंगे एक असेंबली में निकले होंगे तो वहाँ पे आपका मौजूद होना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये आप इसका डिफरेंस कर लेंगे और उसके बाद आप इसका कर लेंगे एंड पे कि इसके अलावा अगर आपको कोई और इसके मिल जाते हैं डिफरेंस मिल जाते हैं कॉमन टेंशन में कॉमन ऑब्जेक्ट में, वो भी आप अपने सवाल का हिस्सा बना सकते हैं। तो इसके बाद आप अपना कंक्लूजन लिख लेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का सवाल भी कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।